हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेखीय अवकल समीकरण को हल करना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने रेखीय अवकल समीकरण के पहले रूप यानी कि ये जो सामने आपके लिखा हुआ है dy/dx प्लस py इजिकल टू q को हल करना सीखा। और हम जानते हैं कि रेखीय अवकल समीकरण का दूसरा रूप जो है ये लिखा हुआ है आपके सामने दूसरे नंबर पर, जिसे हम लिखते हैं dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। मैंने बताया था आप लोगों को इन दोनों समीकरणों में केवल एक अंतर है कि यहाँ पर पहले समीकरण में परतंत्र चर y है और स्वतंत्र चर x है, जबकि दूसरे समीकरण में स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के रोल बदल जाते हैं। इसका मतलब परतंत्र चर x बन जाता है और स्वतंत्र चर y बन जाता है, लेकिन हल करने का तरीका दोनों का एक ही है। आइए अब हम इस दूसरे समीकरण को हल करना सीखते हैं। इसके लिए पहले की तरह से सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणांक निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करने के लिए सूत्र लिखेंगे। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग इस समीकरण का समाकल गुणांक निकालते हैं। समाकल गुणांक जो है वो इस वाले सूत्र द्वारा दिया जाएगा इस बार, e इंटीग्रल पी डी वाई, e की पावर इंटीग्रल पी डी वाई। और इसके बाद इस समीकरण का जो हल होगा वही पुराने वाला रूल है, वही एक तो परतंत्र चर गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन होगा इस बार y के रेस्पेक्ट में क्योंकि स्वतंत्र चर इस बार y है, और साथ में हम लोग एक और कांस्टेंट जोड़ देंगे। इम्प्लाई दैट अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस समीकरण के अंदर परतंत्र चर चूंकि x है तो हम लोग परतंत्र चर की जगह x रखेंगे। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा और प्लस एक कांस्टेंट। तो ये इस समीकरण का हल है। आइए अब हम लोग ऐसे ही एक समीकरण को हल करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समीकरण वाई स्क्वायर dx/dy प्लस 2xy इज इक्वल टू कोट y। सबसे पहले पुराने तरीके से ही हम लोग ये चेक करेंगे क्या ये समीकरण रेखीय अवकल समीकरण है, और अगर है तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है। मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं x और y में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो केवल एक जगह मौजूद हो पूरे समीकरण में, वो हमारा परतंत्र चर बनता है और दूसरा बनता है स्वतंत्र चर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये y तो कई जगहों पर मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन x केवल एक जगह मौजूद है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये रेखीय अवकल समीकरण हो सकता है, बन सकता है। दूसरी बात यह है कि इस समीकरण के अंदर परतंत्र चर x लिया जाएगा और स्वतंत्र चर y लिया जाएगा, और तब इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा dx/dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस रूप में इसको आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ dx/dy का जो गुणांक है ये 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए dx/dy के साथ में जो भी होगा उससे हम लोगों इस समीकरण को भाग दे देंगे। इस प्रकार दिया गया समीकरण हम लोग लिखते हैं, और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे गुणांक 1 चाहिए तो मैं वाई स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, वाई स्क्वायर से भाग। तो जब वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो समीकरण बनेगा dx/dy, और यहाँ पर ये 2y पहले से मौजूद है, और वाई स्क्वायर से जब हम भाग देंगे तो मैं इसे लिखता हूँ 2y/y स्क्वायर, एक लाइन बढ़ा लेंगे कोई बात नहीं है, और साथ में x इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर और कॉट y। या हम लोग लिख सकते हैं इसको dx/dy प्लस 2/y x इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर कॉट y। तो अब हम लोग देख सकते हैं ये समीकरण पूरी तरीके से मानक रूप में आ चुका है, जो आपके सामने लिखा dx/dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगला काम जो हमारा होता है, हम लोगों को सही सही रूप में हमें पहचानना है कि p क्या है और q क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं p क्या है भाई, ये जो x है इसका जो गुणांक है वो सारा p है, विद साइन चिन्ह के साथ लेना हमें, तो 2/y ये p है। और इसके अलावा राइट साइड में जो q है हमारा वो है 1/y स्क्वायर इंटू कॉट y। इसलिए इंटीग्रल पी डी वाई निकालते हैं हम लोग। इंटीग्रल पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2/y डी वाई इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1/y डी वाई का हो जाएगा log y। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई इज इक्वल टू होगा e रेज टू द पावर 2 log y। ये
अब कल या पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि अगर e की पावर log fx कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब e और log कैंसिल हो जाते हैं और fx बचता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर log से पहले कोई टर्म यहाँ पर ना लिखा हो। अगर ये टर्म यहाँ लिखा होगा तो हमें पहले इस फार्मूले को लगाने के लिए यहाँ पर इसको इसके fx की पावर के रूप में ले जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है e की पावर 2 log y, तो e की पावर 2 log y को हम लोग इस फार्मूले से चेंज करने के लिए पहले हम लोगों को 2 को इसको y की पावर के रूप में ले जाना पड़ेगा। सो इट विल बिकम e रेज़ टू द पावर log y स्क्वायर, और अब ये e और log दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल गेट y स्क्वायर अलॉन। ये हमारे इस समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम लोग इसका हल लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण का हल क्या लिखा था हम लोगों ने, परतंत्र चर यानी कि जो कि x है गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस c। तो यहां पर हम लोग वैल्यूज रख देते हैं इनकी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर हम लोग रखेंगे y। राइट साइड में q क्या है, 1/y स्क्वायर कोट y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर y स्क्वायर और dy फिर और प्लस c, और ये y स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट इंटीग्रल कोट y dy प्लस c। इसलिए एक्स वाई स्क्वायर बराबर, अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रल कॉट एक्स क्या होता है, इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स हमने पढ़ा है, ये होता है लॉग साइन एक्स। तो यहां पर इंटीग्रल कॉट वाई डी वाई ये लॉग साइन वाई हो जाएगा। अब आप लोग चाहें तो आंसर यहां छोड़ सकते हैं, चाहें तो यहां पर इस वाई स्क्वायर से राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं। सो वी विल गेट आंसर दिस। एक और उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समीकरण y e की पावर y dx इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2x e की पावर y dy को हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या ये समीकरण रेखिक अवकल समीकरण हो सकता है, और दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि इनमें अगर ये रेखिक अवकल समीकरण है तो इसमें क्या बोलते हैं, इसको किस रूप में रखा जाए। दो रूप हमारे सामने हैं, तो इसमें परतंत्र चर कौन सा है और स्वतंत्र चर कौन सा है वो भी हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें y या x इनमें से कोई एक चर केवल एक जगह होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर y यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पावर में मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, ये रहा। तो y तो बहुत जगह मौजूद है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि x केवल एक ही जगह मौजूद है। इसका मतलब ये समीकरण रेखिक अवकल समीकरण हो सकता है। और चूंकि x केवल एक जगह मौजूद है तो इसका मतलब है x परतंत्र चर बनेगा और y स्वतंत्र चर बनेगा। इसलिए हम लोगों को इस समीकरण को इस रूप में लिखना पड़ेगा, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। इस रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इसे dx अपॉन dy बनाते हैं, यानी कि हम लोग dy से इस समीकरण को भाग देंगे। समीकरण को dy से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए आप, y e की पावर y और dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहां पर y क्यूब बचेगा और बचेगा 2x e की पावर y। अगला काम क्या है, dx अपॉन dy के साथ में हम लोगों को dx अपॉन dy के साथ में हम लोगों को px रखना पड़ेगा, यानी कि x का पद हम लोगों को लेफ्ट साइड में लेना है। तो ये हमारा x का पद, हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और समीकरण नए रूप में आ जाता है y e की पावर y dx अपॉन dy माइनस 2x e की पावर y इज इक्वल टू y क्यूब। इसके बाद हमें इस समीकरण को dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q का रूप देने के लिए यहाँ पर dx अपॉन dy की गुणा में 1 बनाना पड़ेगा, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर है उससे हम भाग देंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये है y e की पावर y, इससे हम लोगों को भाग देते हैं। तो y e की पावर y से भाग देने पर, तो यहाँ जब इसी को भाग देंगे हम लोग तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। यू विल गेट dx अपॉन dy माइनस 2x e की पावर y अपॉन y की पावर y, यहाँ भाग दे दिया हमने। इसी प्रकार राइट साइड में भाग देने पर हमें मिलता है y क्यूब अपॉन
वाई ई की पावर वाई। अब यहाँ से ये ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक वाई कैंसिल होगा तो वाई स्क्वायर बचेगा, और ई की पावर वाई को हम लोग राइट साइड में ऊपर ले जाते हैं। सो वी विल गेट डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 2 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ई की पावर माइनस वाई। ये समीकरण हमारा मानक रूप में आ चुका है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो अब अगला कदम हमारा ये है कि हम इसमें पी और क्यू को पहचान लें। यहाँ पी जो है वो परतंत्र चर का जो गुणांक है, यहाँ पर इस एक्स का जो गुणांक है विद साइन हम लोगों को लेना पड़ेगा। ये तो पी है, पी बराबर -2 अपॉन वाई, और ये सारा का सारा हमारा क्यू है, क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। अब हम लोग इसके बाद निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालने की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोगों को पहले इंटीग्रल पी डी वाई निकालना पड़ेगा। सो इंटीग्रल पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल -2 अपॉन वाई डी वाई। इसमें -2 तो कांस्टेंट है, हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग वाई। अगले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आई एफ बराबर क्या होता है भाई, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2 लॉग वाई। और अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि अगर ई की पावर के लॉग एफ एक्स करके अगर कोई एक्सप्रेशन बनता है तो हम लोगों को इस के को यहाँ एफ एक्स की पावर में रखना पड़ेगा या एफ वाई की पावर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो -2 है हम लोग इसको पावर के रूप में ले जाते हैं y के ऊपर। सो यू विल गेट ई की पावर log y की पावर -2, या हम लोग लिख सकते हैं इसको e की पावर log 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और e की पावर log कैंसिल हो जाते हैं, यू विल गेट 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब अगला कदम होगा हमारा इस समीकरण का हल। इसलिए समीकरण का हल है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy एंड प्लस c। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू रख देते हैं। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, q लेफ्ट साइड से हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर ई की पावर -y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy और प्लस c। ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो राइट साइड में बचेगा इंटीग्रल ई की पावर -y dy और प्लस c, या x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर -y का इंटीग्रल हो जाएगा ई की पावर -y अपॉन -1 प्लस c, और हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन वाई स्क्वायर, ये -1 जो है ऊपर का साइन चेंज कर देगा, यू विल गेट ई की पावर -y प्लस c, और हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन वाई स्क्वायर, और इस माइनस वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले आ सकते हैं। चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको लेफ्ट साइड ले आएँ और ई की पावर -y चूंकि पावर नेगेटिव है तो इसे 1 अपॉन करके लिखा जाता है 1 अपॉन ई की पावर y इज इक्वल टू c। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ई की पावर y की मल्टीप्लाई x में होगी, वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो यू विल गेट x ई की पावर y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर y इज इक्वल टू c, और वी शैल गेट x ई की पावर y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c वाई स्क्वायर ई की पावर y। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हालांकि आंसर इससे पहले यहाँ भी छोड़ा जा सकता था। अभी तक हम लोगों ने जितने भी समीकरण हल किए हैं उन सभी के फाइनल आंसर में आप लोगों ने देखा होगा
एक स्वेच्छ अचर मौजूद था, सी हम लोग जोड़ते रहे हैं। और हमने बताया था कि जिन उत्तरों में स्वेच्छ अचर जुड़ा होता है वो सब समीकरण के व्यापक हल कहलाते हैं। और जब इन स्वेच्छ अचरों को हम कोई विशिष्ट मान दे देते हैं तो जो हल प्राप्त होता है वो समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। अब हम लोग कुछ ऐसे समीकरणों पर विचार करेंगे जहां पर हमसे व्यापक हल के स्थान पर विशिष्ट हल पूछा गया है। ऐसा ही एक उदाहरण आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी समीकरण हमारे पास आते थे हल करने के लिए, वो इस तरह के होते थे, केवल इस तरह की चीज दी गई होती थी हमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज और अलग हमें दिखाई दे रही है कि ये हमें कुछ और दिया हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यहाँ पर लिखा y ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका तात्पर्य ये जो 1 लिखा हुआ ये है x का मान, यानी कि x बराबर है 1। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें इस समीकरण का एक ऐसा हल चाहिए जिसमें जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं जब x बराबर 1 तो y बराबर 0। इसका अर्थ ये है। तो हम लोग इस समीकरण को वैसे ही हल करेंगे जैसे अब तक करते रहे, लेकिन लास्ट में हम लोग जब व्यापक हल प्राप्त कर लेंगे जिसमें एक स्वेच्छ अचर मौजूद होगा, उस स्वेच्छ अचर का हमें ऐसा मान ज्ञात करना पड़ेगा जो इन दोनों वैल्यूज के द्वारा संतुष्ट हो जाए। तो हम अब इस समीकरण को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर y जो है केवल एक जगह मौजूद है और x दो जगह मौजूद है। तो इसका मतलब ये समीकरण जो है dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसके लिए हम लोगों को dy बटे डी एक्स के साथ में जो गुणांक है उसको 1 बनाना पड़ेगा, यानी कि ये जो x लिखा हुआ है इसको इससे हमें भाग देना पड़ेगा समीकरण को। तो हम लिखते हैं दिए गए समीकरण को x से भाग देने पर हमें मिलता है dy बटे डी एक्स माइनस वाई बटे एक्स, यहां आ गया, और बराबर log x बटे x। ये समीकरण नंबर हमने 1 बना लिया। और अब हम लोग इस समीकरण से जब इसकी तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं, ये इसको एक बार और लिख लेता हूं मैं एक लाइन में, dy बटे डी एक्स माइनस 1 बटे एक्स को अलग कर दिया और y को अलग कर दिया इज इक्वल टू log x बटे x। इसको बनाया मैंने समीकरण नंबर 1, इसको हटा करके। और मैंने जब इस समीकरण से इसकी तुलना की तो मैंने पाया कि y का जो गुणांक p है, हम देखते हैं यहां पर p बराबर है y का गुणांक, यानी कि ये माइनस 1 बटे एक्स, और q जो है वो राइट साइड में लिखा हुआ है log x बटे x। अगला कदम हमारा होगा कि हम p का इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस बार इंटीग्रल p dx बराबर इंटीग्रल माइनस 1 बटे एक्स डी एक्स, और इसे लिख देते हैं हम लोग माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा log x। और माइनस log x जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय हमारे पास आता है तो हम इसमें log 1 पहले जोड़ देते हैं, log 1 माइनस log x लिख देते हैं, क्योंकि log 1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है भाई, log 1 बराबर होता है 0। और अब ये हो जाता है log 1 बटे x। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है हमारे पास e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर log 1 बटे x, और e की पावर और log कैंसिल होकर के बचेगा हमारे पास 1 अपॉन x। इसलिए समीकरण का हल होगा परतंत्र चर यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c, इम्प्लाई दैट y इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल q यानी कि log x बटे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 बटे x और dx प्लस c। राइट साइड में हम लोग log x को t मान लेते हैं, और जब इसका डिफरेंशियल करते हैं dt बटे dx, देन यू विल गेट 1 अपॉन x, इम्प्लाई दैट dt बराबर हो जाएगा
1 अपॉन एक्स डी एक्स। और साथ में जब हम लोग इस लॉग को हटाएंगे यहाँ से तो राइट साइड में जो ई है वो टी है वो ई की पावर के रूप में चला जाएगा। देन यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी। ये चेंजेस जब हम लोग दिए गए इस समीकरण के अंदर करते हैं तो मिलता है y इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल लॉग एक्स की जगह रखा हमने t और नीचे जो x था उसकी जगह रख दिया हमने e की पावर t और 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है वो dt में कन्वर्ट हो गया एंड प्लस एक कांस्टेंट c। इट इम्प्लाई दैट y इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी ई रेज टू दी पावर टी को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस पावर हो जाएगी ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। और हम लोगों को राइट साइड में इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को टी छोड़ना पड़ेगा। इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी डी टी और माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी टी ऑफ टी और इंटीग्रल ई रेज टू द पावर माइनस टी डी टी अगेन एंड प्लस सी। यू विल गेट टी ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रल टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 डी टी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से ऊपर का साइन चेंज होगा, माइनस टी ई की पावर माइनस टी और माइनस ये माइनस इस माइनस को चेंज कर देगा, प्लस कर देगा, इंटीग्रल ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टी ई की पावर माइनस टी और यहाँ से प्लस ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस सी। इस तरीके से फिर चेंज होगा ये साइन इज इक्वल टू माइनस टी ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी और प्लस सी। हम लोग यहाँ से माइनस ई की पावर माइनस टी को कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमें टी प्लस 1 प्लस सी और इसको और चेंज करते हैं हम लोग, ई की पावर माइनस टी को नीचे ले जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। टी माइनस ब्रैकेट टी प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस टी, सॉरी ई की पावर प्लस टी होगा यहाँ पर जब नीचे ले गए हम लोग। ई की पावर टी और प्लस सी, यहाँ पर हमें मिल रहा है लेफ्ट साइड में y बटे एक्स। और अब हम लोग क्या करते हैं कि t हमने माना था log x को और e की पावर t जो था वो x के बराबर था। तो हम लोग ये जब वैल्यूज पुट करते हैं तो यू विल गेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी की जगह पर log x प्लस 1 अपॉन ई की पावर टी की जगह पर x प्लस सी। अब हम लोग जो हैं ये हमारा इस समीकरण का व्यापक हल हो जाता है। इसे मैंने समीकरण 2 बना दिया। अब हम लोग जो दी गई शर्त है हमें उसको पूरा करना है। तो हमें क्या दिया गया था, दिया है y1 इज इक्वल टू 0, अर्थात जब x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है, वो 0 है। हम लोग ये वैल्यूज यहाँ रख देते हैं समीकरण में। तो y की जगह 0 बटे 1 माइनस ब्रैकेट लॉग 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। और हम लोग जानते हैं, पहले ही बताया आप लोगों को, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो लेफ्ट साइड में 0 आ गया, इंप्लाई दैट 0 इक्वल्स माइनस log 1 की जगह 0 प्लस 1 बटे 1 प्लस सी, इंप्लाई दैट 0 इज इक्वल टू, इस वाले 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस 1 बटे 1 प्लस सी, और माइनस 1 बटे 1 का मतलब है माइनस 1। 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। और हमें यहाँ से 1 को इधर ले आते हैं, माइनस 1 को, तो यू विल गेट सी इज इक्वल टू 1। इसलिए हम समीकरण 2 में सी का मान रखेंगे। समीकरण 2 से अभीष्ट हल हमें मिलता है, सॉरी y बटे एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट log x प्लस 1 अपॉन x और c की जगह पर हमने जोड़ दिया 1।
और सबसे लास्ट में हम लोग x से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है x तो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा देखने में, तो यहाँ पर जब हमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही राइट साइड से भी x कैंसिल होगा। y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट log x प्लस 1, और यहाँ पर ये जो 1 है इसके साथ जब x की मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट x। सो हम लोग सब कुछ लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो y माइनस एक्स और ये प्लस log x plus 1 is equal to 0. This is the final answer.